मैं सुरेश ठाकुर, फाउंडर एंड सीईओ सुरेश डिजिटल सेवा .com। किसी ने सही कहा, ये जीवन है साहब, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसी, और बिगड़ेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। मैं कोरोना का अपडेट भारत का दे रहा हूँ। टोटल जो है 2 मिलियन और 53 लाख, और अभी तक जो ठीक हुए हैं 1,81,00,000। अभी तक जो मृत्यु हुए हैं 49,036। विश्व की बात करूं तो टोटल जो हुआ है 2,12,80,608। ठीक जो हुए हैं 36,29,815। अभी तक जो मृत्यु हुए हैं 7,67,462। कल जो मोदी जी लाल किले से जो भाषण दिए हैं वो इस प्रकार हैं। LOC से LAC तक देंगे माकुल जवाब मोदी। वो कहें जो ये हैं 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चालबाज चीन को कड़ा संदेश देते हुए साफ कहा कि हमारी संप्रभुता की जो भी चुनौती देगा उसका हम माकुल जवाब देंगे। देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए हमारे जवान क्या कर सकते हैं, इसकी झलक पूरी दुनिया ने लद्दाख में देख ली। चीन के फिजूलगी पाकिस्तान को भी चेतावनी देते हुए कहा, LOC नियंत्रण रेखा से लेकर LOC वास्तविक नियंत्रण रेखा तक आंख उठाने वाले को देश की सेना ने उन्हें की भाषा में माकुल जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने शनिवार को लाल किले पर तिरंगा लहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए चीन को उसकी हरकतों से बाज आने का संदेश तो दिया ही, उसकी घेरेबंदी के लिए अन्य देशों के साथ कूटनीति व रणनीतिक रिश्तों को मजबूती देने की भी घोषणा की। मोदी ने अपने 86 मिनट के संबोधन में चीन या पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन LAC से LOC का जिक्र कर साफ कर दिया कि उनका निशाना इन दोनों देशों पर ही है। कोरोना महामारी से लेकर देश में आई प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियों का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि इतनी आपदाओं के बीच सीमा पर भी देश के सामर्थ्य की चुनौती देने के दुस्साहस हुए हैं, लेकिन हमने सबको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। और कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ संकल्प से प्रेरित है। गलवान घाटी में वीर जवानों के पराक्रम की ओर इशारा करते हुए मोदी ने आगे कहा, इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, ये लद्दाख में पूरी दुनिया ने देख लिया है। जवानों की वीरता को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन के विस्तारवाद का डटकर मुकाबला करने की बात कही। संबोधन की अहम बातें जो है इस प्रकार, कोरोना से जुड़ी सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण इस बार लाल किले पर जुटे कम लोग शारीरिक दूरी का रखा ध्यान। लाल किले से लगातार 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करने वाले पहले गए कांग्रेसी PM बने मोदी। चिर परिचित अंदाज में कुर्ता पैजामा और क्रीम व केसरिया रंग साफा बांधे हुए थे प्रधानमंत्री। 86 मिनट के अपने संबोधन में मोदी ने अब तक उठाए गए तमाम बड़े आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का जिक्र किया। आगे कहा, PM ने नई रीति नीति के साथ देश के लिए भविष्य की दिशा एवं गति की खाका भी खींचा। बॉर्डर के इलाकों में 1 लाख से अधिक NCC कैडेट तैयार करने की योजना का ऐलान किया, जिसमें 1/3 लड़कियां होगी। आगे कहा, सेना के आधुनिकीकरण से लेकर देश में ही हथियारों के निर्माण से जुड़े कदमों पर जोर दिया। आगे बोले, 10 दिन पूर्व भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। सदियों पुराने विषय का शांतिपूर्ण हल हो चुका है। देश के लोगों का संयम अभूतपूर्व व प्रेरणादायक है। यही मेल जोल और सद्भाव भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। आगे कहा, साल भर पहले जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 से आज़ादी मिली। यह साल जम्मू कश्मीर की एक नई विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। वहाँ परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है, इसके पूरा होते ही वहाँ चुनाव हो।
इसके लिए देश प्रतिबद्ध है। आगे कहा, देश के सभी 6 लाख गांव अगले 1000 दिन में ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे। इससे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार होगी। 2014 में देश में मात्र 5 दर्जन गांव ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े थे। आज इनकी संख्या 1.5 लाख हो गई है। आगे बोले, आत्मनिर्भरता भारत के केवल शब्द नहीं, लोगों का मंत्र चुका है। इसके तहत केवल आयात को कम करना ही नहीं, निर्यात को बढ़ाना भी लक्ष्य है। मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड की ओर बढ़ना होगा। आगे कहा, हम कब तक कच्चा माल बाहर भेजकर तैयार वस्तुओं का आयात करते रहेंगे? यह सिलसिला बंद होना चाहिए। आज दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत की ओर देख रही है। पिछले वित्त वर्ष में FDI में 18% की वृद्धि हुई। आगे कहा, 110 लाख करोड़ रुपए के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं पाइपलाइन में है, जिनसे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बनेंगे। अलग अलग सेक्टर की करीब 7000 परियोजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्रांति आएगी। आगे बोले, देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। भारत की नीतियां, प्रक्रिया एवं उत्पाद को दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए, तभी श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होगा। आगे बोले, अपने 130 करोड़ देशवासियों की प्रतिबद्धता के दम पर देश कोरोना महामारी की चुनौती से मार पाएगा। अगली खबर है अमेरिका से। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बेचने के लिए ट्रंप ने दिए 90 दिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी ऐप टिकटॉक की मूल कंपनी वाइट डांस को अमेरिका में अपनी संपत्तियां बेचने के लिए 90 दिन का वक्त दिया। ट्रंप के कार्यकारी आदेश में कहा गया है कि इस बात के पुख्ता सबूत है जिसके चलते उन्हें मानना पड़ा कि वाइट डांस ने अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया है। सौदे के लिए वाइट डांस और माइक्रोसॉफ्ट के बीच बातचीत चल रही है। पिछले सप्ताह ही ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट के चीनी मालिकों से लेन देन करने पर रोक लगा दी थी। उनका कहना था कि चीनी ऐप अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने माइक्रोसॉफ्ट या किसी अन्य कंपनी द्वारा नहीं खरीदे जाने की स्थिति में टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए 15 सितंबर की समय सीमा पहले ही तय कर दी है। वहीं टिकटॉक ने कहा है कि वह साल भर से अमेरिकी सरकार का संदेश दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने तथ्यों पर गौर नहीं किया, कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर मनमानी शर्तें थोपी। अगली खबर है भारत से जो हेल्थ से जुड़े हैं। आयुष्मान भारत की तर्ज पर होगा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अनुसार नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के हेल्थ ID, DG डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन 6 प्रमुख स्तंभ होंगे। यह काफ़ी हद तक पहले से चल रही आयुष्मान भारत की तर्ज पर काम करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत शामिल होने वाले डॉक्टरों की डिजिटल सूची तैयार की जाएगी, जिससे डिजिटल डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा। कोई भी व्यक्ति डिजिटल डॉक्टर के माध्यम से अपनी बीमारी से संबंधित बेहतर डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। इसी तरह से इस योजना के तहत पंजीकृत होने वाले अस्पताल और जांच करने वाले लैब की अलग से डिजिटल सूची तैयार की जाएगी। इस अस्पतालों व लैब में होने वाले सभी इलाज और जांच के डिजिटल रूप में पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में रखा जाएगा। जाहिर है, जो डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल नहीं होंगे उनका डिजिटल रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन कोई व्यक्ति यदि व्यक्तिगत रूप से अपने मेडिकल रिकॉर्ड को इसमें अपलोड करना चाहे तो उसे इसकी छूट होगी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी डिप्टी CEO डॉक्टर परवीन गेडान ने उम्मीद जताई कि देश की अधिकांश डॉक्टर और अस्पताल इस योजना में शामिल होंगे और आम जनता के सारा मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप में सामने होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के 2 स्तंभों ई-फार्मेसी और टेलीमेडिसिन पर काम होना बाकी है। इस रास्ते में कुछ कानूनी अड़चनें की दूर होने के बाद इन्हें भी चालू कर दिया जाएगा। ई-फार्मेसी में लोगों को घर तक सस्ती दवाइयों पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। वहीं टेलीमेडिसिन के तहत घर बैठे डॉक्टरों की सलाह ली जा सकती है। इन सभी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आम जनता को सर्वसुलभ बेहतरीन
और सस्ता चिकित्सा उपलब्ध कराना होगा। अगली खबर है रूस से। रूस ने वैक्सीन की पहली खेप तैयार की। रूस ने कोरोना वैक्सीन की पहली खेप बैच तैयार कर ली है। बैच समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी इंटेक्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से शनिवार को यह जानकारी दी। इससे कुछ समय पहले मंत्रालय ने वैक्सीन उत्पादन शुरू होने की जानकारी दी थी। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर आशंका जताई है। इनका कहना है कि बिना समुचित परीक्षण के ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। इन्हें डर है कि वैक्सीन विकसित करने की दौर में रूस को दुनिया में आगे रखने के चक्कर मानकों से समझौता किया गया है। आमतौर पर किसी भी वैक्सीन का परीक्षण 3 चरणों में पूरा होता है। तीसरे यानी आखिरी चरण में हजारों लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया जाता है, लेकिन रूस ने 2 चरणों के परीक्षण के बाद ही वैक्सीन उत्पादन की मंजूरी दे दी है। तीसरे चरण के परीक्षण अभी भी किया जाना है। रूस ने यह भी कहा है कि इस महीने के आखिरी तक वैक्सीन आ भी जाएगी। रूस ने इस वैक्सीन स्पुतनिक दिया है, जो दुनिया के पहले उपग्रह के नाम पर आधारित है। स्पुतनिक उपग्रह को रूस ने ही लॉन्च किया था। इस वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर व्यक्त की जा रही है चिंताओं को रूस पहले ही खारिज कर चुका है। वैक्सीन विकसित करने की घोषणा करने के साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे पूरी तरह से सुरक्षित बताया था। पुतिन ने यह भी कहा था कि परीक्षण के दौरान उनकी एक बेटी को भी टीका लगाया गया था। मॉस्को की गमालेया इंस्टीट्यूट ने यह वैक्सीन विकसित की है। इससे पहले रूस के स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुस्करास्को ने बुधवार को कहा था कि हमारे विदेशी सहयोगी प्रतिस्पर्धाओं में रूसी वैक्सीन के आगे निकल जाने से चिंतित लग रहे हैं, इसलिए वो इसे लेकर आधारहीन आशंकाओं जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते के भीतर वैक्सीन तैयार हो जाएगी और डॉक्टरों को समेत स्वास्थ्य कर्मियों को पहले उसकी खुराक दी जाएगी। अगली खबर है नेपाल बांग्लादेश से मिले सकारात्मक संकेत। ओली ने मोदी को किया फोन। शनिवार को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में नेबरहुड फर्स्ट नीति का विस्तार करने के संकेत दिए। इसी दिन 2 पड़ोसी मुल्कों ने हाल के दिनों में रिश्ते में आई असहजता को दूर करने की कोशिश की। एक तरफ तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री मोदी को टेलीफोन करके आज़ादी की वर्षगांठ की बधाई दी, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश के राजदूत मोहम्मद ने बधाई दी। मानचित्र विवादों के बाद भारत नेपाल में पहली बार हुई शीर्ष स्तरीय वार्ता। बांग्लादेश ने कहा, रिश्तों को नई ऊंचाई देने का पूरा श्रेय मोदी को। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके। जय हिंद।